नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। अब जिन चीज़ों को हमने समझना है और जिन पर हमने गौर करना है वो ये है कि सोल्यूशन बेस्ड अप्रोच के अंदर अगर आप एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करना चाहते हैं अपने मुल्क की, तो ये इतना आसान काम नहीं है। ठीक है, बाकी चीज़ों में कुछ आसानियाँ हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर आसान नहीं है मामला। एक तो एक्सेसिव प्रोडक्शन करने की ज़रूरत है, एफिशिएंट प्रोडक्शन करने की ज़रूरत है। वो तो प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स हो, यानी अपनी ज़रूरत से ज़्यादा हमें प्रोड्यूस करना पड़ेगा और फिर अच्छे अंदाज में करना पड़ेगा, ताकि हम आलमगीरियत के इस दौर में बेहतरीन कीमत पर चीज़ को तैयार भी कर सकें और बेहतरीन कीमत पे चीज़ को ग्राहक को बेच भी सकें, जो भी हमारे इंटरनेशनल कस्टमर्स हैं उनको। अब हम जिस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करते वो ये है कि कैपेसिटी बिल्डिंग। चलो, एक मौजू पर तो मुझे कह दिया ना कि भाई नहीं बोलो, मैं नहीं बोलता, लेकिन दूसरे मौजू पर मैं ज़रूर बात करूँ कि आपको इस चीज़ को समझना है कि सबसे पहले एक जनरल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी पड़ेगी कैपेसिटी बिल्डिंग की। अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी पड़ेगी इस लेवल तक कि हम कंपैरेटिव एक्सपोर्ट्स कर सकें। यह आसान काम नहीं है, यह बड़ा मुश्किल काम है। यह हमने माजी में अचीव किया है। माजी में किस तरह से अचीव किया था? क्योंकि माजी में मईशत मुख्तलिफ उसूल, कवायद और ज़वाबित पे चलती थी, तो जो चीज़ जहाँ पर पैदा होती थी ये ग्राउंड्स बन जाती थी स्पेशलाइजेशन के लिए। पाकिस्तान में और इस खित्ते के अंदर आपको पता होगा कि कॉटन प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती थी। जब कॉटन प्रोडक्शन हो रही है तो इसके माने ये है कि रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी है। पहले लॉजिस्टिक्स का इशू होता था, अब लॉजिस्टिक्स और कम्युनिकेशन के अंदर कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती। इसलिए ये एडवांटेज जो हमारे पास था कि मुकामी तौर पर पैदावार होने वाली कॉटन को हम यूज़ कर सकते थे अपने कंपैरेटिव एडवांटेज के लिए, ये अब सिलसिला पहले की तरह नहीं रहा। क्यों? मैंने आपको बता दिया, मॉडर्न लॉजिस्टिक्स एंड मॉडर्न कम्युनिकेशन ने ये चीज़ ट्रांसफॉर्म कर दी। अब टेक्सटाइल के अंदर जो हमारी एक एज थी, स्पेशलाइजेशन के ज़रिए हमने वो मेंटेन करने की कोशिश की है, लेकिन ओवरऑल जो पूरा ग्लोबल मार्केट है टोटल एक्सपोर्ट की, टेक्सटाइल की, उसमें अब हमारा कंपोनेंट बहुत छोटा है। अब हमने अपने आप को मज़ीद कैपेसिटी बिल्डिंग की तरफ लेकर जाना है। हम मरहलावार ये कैपेसिटी बिल्डिंग कर चुके हैं, ऐसी बात नहीं कि हमने नहीं की, हमने की है। कोविड के दौरान जब दुनिया परेशान थी, हम अपनी कैपेसिटी बिल्ड भी कर रहे थे, BMR की तरफ भी जा रहे थे। हम कोशिश कर रहे थे कि हमारे यूनिट्स एक्सपेंड करें, अपने ऑपरेशंस को भी एक्सपेंड करें, अपनी टेरिटरीज़ को भी एक्सपेंड करें, अपनी प्रोडक्शन को भी इंक्रीज़ करें और दुनिया की मुख्तलिफ मार्केटों तक रसाई हासिल कर सकें। हमें उसका फ़ायदा रहा। दुनिया के अंदर इकॉनमी ने बहुत सफ़र किया, लेकिन पाकिस्तान की एटलीस्ट टेक्सटाइल और एक्सपोर्ट्स की, जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट से जुड़ी जो इंडस्ट्रीज़ थी, उन्होंने प्रॉस्पर किया। अब ये कहते क्या हैं ये छोड़ दो, जो फिगर्स नंबर्स कहते हैं हम उस पर जाएंगे। डिस्पाइट द फैक्ट कि हमने शायद इकॉनमी में उतनी ग्रोथ नहीं दिखाई, लेकिन द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि और इकोनॉमीज़ जो थी वो तो कोविड के अंदर स्टैंड स्टिल पर आ गई या तबाह बर्बाद हो गई, लेकिन पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है सस्टेन कर दी। अब आ जाएं नॉन टेक्सटाइल या नॉन ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट्स के पास। नॉन ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट्स की तरफ जब आप आते हैं तो आप ये देखते हैं कि पाकिस्तान ने एक्सपोर्ट्स में कोई ख़ास अचीव नहीं किया। इंपोर्ट्स को रिस्ट्रिक्ट करके ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करना कि हमने कोई चीज़ अचीव कर ली है, ये मेरे ख्याल मैं अपने मुंह से कहना नहीं चाह रहा। ये तो बाइस शर्मिंदगी है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम इंपोर्ट्स को कर्टेल कर देंगे और इसमें हमारी बड़ी कोई फन्ने खानी या तुर्रम खानी है। आई डोंट थिंक दैट मेक्स सेंस। अक्लमंद डिसीजन तो ये होगा कि इस वक्त हम अपने एक्सपोर्ट्स को बूस्ट कर दें, वो कमाल करके दिखाएं तो हम मान जाएं। आप ये कहिए हमने इंपोर्ट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी, या हमने लग्जरी इंपोर्ट्स या नॉन एसेंशियल के ऊपर जनाब रिस्ट्रिक्शन लगा के जनाब मुल्क की मईशत को दुरुस्त सम्त में गामजन कर दिया है। भाई आप एक्सपोर्ट्स बढ़ा के करो, नहीं समझ में आई? एक्सपोर्ट्स बढ़ा के करोगे तो फिर आपकी अचीवमेंट होगी ना। किसी चीज़ को रोक देने में क्या अचीवमेंट होती है? किसी चीज़ को चला देने में अचीवमेंट होती है। भाई लाइट को ऑफ कर देना होशियारी थोड़ी है, लाइट को ऑन कर देना वो होशियारी है। कैसे समझाऊं आप लोगों को, कैसे समझाऊं मैं? आपकी ये दिमाग की बत्ती जो है उसको कैसे जलाऊं मैं? यही आइडियाज़ हैं, यही विजन है। रोशनी कर दो
ये काम है, अंधेरा कर देना कोई काम नहीं। बुरा ना मानना, कड़वी लगेंगी मेरी बातें। अगर अंधेरे में बैठे रहोगे तो ये कोई काम नहीं होगा। रोशनी कर दोगे कमरे में, उजाला ले आओगे कमरे के अंदर, दिया जला दोगे, लाइट जला दोगे, तो वो कामयाबी है। इंपोर्ट को बंद कर देना कोई अचीवमेंट नहीं है, एक्सपोर्ट को बढ़ाना अचीवमेंट है। अब एक्सपोर्ट को बढ़ाएं कैसे? सर जोड़ के बैठकर भी बढ़ा सकते हैं। हुकूमत ने अच्छा ये काम किया है कि आपस में बैठकर बढ़ा लें, लेकिन ये मैं बता दूं, ये ओवरनाइट नहीं होगा, क्योंकि आप बियॉन्ड कैपेसिटी तो जा नहीं सकते ना। जो आपका अमाउंट है उससे मार्जिनली बढ़ सकते हो, आप ग्रेजुअली बढ़ सकते हो। आप एक साल के अंदर 4-5 गुना नहीं हो सकते, 2 गुना भी शायद ना हो सको। मैं आपको ये बात रियलिटी बता रहा हूं। ये एक मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म या वेरी लॉन्ग टर्म टास्क है। दुनिया देखें, हमने अपने कोई 30 साल जाया कर दिए। बुरा ना मानना, लेकिन अब मैं फैक्ट आपको बताऊं। 80 की दिहाई में पाकिस्तान ने फिनोमिनल ग्रोथ दिखाई। 80 की दिहाई में पाकिस्तान ने फिनोमिनल ग्रोथ दिखाई। आपको इस चीज़ का नहीं पता होगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। पोशीदा तौर पर कैपिटल इतना ज़्यादा पाकिस्तान में आ गया। क्यों आया ये छोड़ दो, एक प्रोग्राम की ड्यूरेशन में सब नहीं बता सकता, लेकिन बहुत सारा कैपिटल आया। वो कैपिटल फैक्ट्रियों में लगा, टेक्सटाइल के शोबे में नए नए यूनिट लगे, इन्होंने एक्सपोर्ट करना शुरू की। पाकिस्तान को जो एज मिली है ना, ये 80s में मिली है। अब क्या वजह थी ये मैं फिर बता रहा हूँ, वक्त कम है, क्योंकि मैं तारीख का यहाँ प्याम देने आपको नहीं आया। लेकिन अब क्या था, ग्रेजुअली 90 की दिहाई जब आई तो पाकिस्तान में जमहूरियत लौटी, लेकिन जमहूरियत के साथ साथ आई इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। फिर पाकिस्तान पर एक बहुत बड़ी तलवार गिरी जब पाकिस्तान के ऊपर बहुत सी सख्तियाँ, कदगने, पाबंदियाँ लगा दी गई। आप सब लोग भूल गए, मुझे अभी भी याद है। ये बैनुल-अक़वामी दुनिया ने हम पर कदगने और पाबंदियाँ लगा दी, बहुत हमारे लिए मुश्किलात पैदा कर दी, हम पर सैंक्शंस लगाने की सोची। इसकी वजह से पाकिस्तान को 90 की दिहाई में बहुत सफ़र करना पड़ा। 90 की दिहाई के अंदर पाकिस्तान का एटीट्यूड चेंज हुआ, इंडस्ट्री से मुकम्मल रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन की तरफ चला गया। रियल एस्टेट एक अनप्रोडक्टिव शोबा था, लोगों की लाइफस्टाइल तो इंप्रूव हुई कंस्ट्रक्शन के शोबे से, लेकिन रियल एस्टेट यानी ओपन प्लॉट में वो सारा सरमाया जो कि 80 की दिहाई के अंदर पाकिस्तान में आया था, इंडस्ट्री में लग रहा था, वो ग्रेजुअली जो था आहिस्ता आहिस्ता इंडस्ट्री के बजाय, ट्रेड की बजाय, बिजनेस के बजाय वो लगना शुरू हो गया रियल एस्टेट। पैसा बहुत ज़्यादा था, रकम बहुत बड़ी थी, वो सब अब लगना शुरू हो गई रियल एस्टेट के अंदर। अब आहिस्ता आहिस्ता इंडस्ट्री से तवज्जो हट गई और कंस्ट्रक्शन के शोबे, रियल एस्टेट डेवलपमेंट, इसकी तरफ जाना शुरू हो गई। आहिस्ता 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 जीडीपी का एक बहुत अहम पोर्शन जो है वो रियल एस्टेट बन गया, यानी ओपन प्लॉट्स। पहले भी थे लेकिन इतना ज़्यादा नहीं था। ये सब 90 की दिहाई के अंदर होना शुरू हो गया। शिफ्ट हुआ कैपिटल इंडस्ट्री से रियल एस्टेट की तरफ। अब जब सन 2000 से आगे की हम बात करना शुरू करते हैं, फिर पैसा आना शुरू हो गया। फिर पैसा आया, फिर उसको डाइवर्ट किया गया, थोड़ा इंडस्ट्री की तरफ गया। आपको पता होगा 2000 में किसका दौर था, 2008 तक वो डिवाइड होता रहा। कुछ पैसा रियल एस्टेट में लग रहा है, तो कुछ पैसा इंडस्ट्री में, तो कुछ पैसा स्टॉक एक्सचेंज में लग रहा है, लेकिन फुल इंडस्ट्री फोकस तब भी नहीं था। अब हमें ज्वाइन करेंगे जनाब वहीद अहमद साहब, जो कि साबिक नायब सदर FPCCI भी रहे हैं और इसके साथ साथ एक्सपोर्ट्स के शोबे के ऊपर हुकूमत की आला सतही कमेटी के मेंबर भी हैं। वेलकम करता हूं आपको शो में वहीद अहमद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। अब वही साहब, बात कुछ ऐसी है कि हुकूमत संजीदगी का इजहार कर रही है कि एक्सपोर्ट में इजाफा हो, और आगाज़ के अंदर लंबी तमहीद हम बांध चुके कि हमारे यहाँ इम्पोर्ट कर्टेलमेंट पर फोकस हो रहा था, लेकिन शुक्र है कि हुकूमत ने अब तवज्जो देना शुरू की कि एक्सपोर्ट बूस्ट करने पर तवज्जो देनी है, हमें रोशनी फैलानी है, किसी चीज़ को रोकना नहीं बल्कि चीज़ों को
जो है वो सिस्टम में लेकर आना है, फ़रोग़ देना है। और यहाँ पर मैं चाहूँगा कि आप, चूँकि एक शोबा है फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इसके अलावा हॉर्टिकल्चर, तो इसके अंदर आपकी एक्सपर्टीज़ भी है, आपका एरिया ऑफ बिज़नेस भी है, तो हमें बताइए कि एक्सपोर्ट्स किस तरह से इस मुल्क के अंदर बढ़ाई जा सकती हैं? देखें जी, एक्सपोर्ट जो है हमें जो बढ़ाने के लिए पाकिस्तान की जितनी भी कंपनीज हैं एक्सपोर्ट की, जो ऑलरेडी कर रही हैं और जो आने वाली हैं, उनको 3 चीज़ों में बड़ा फोकस करना पड़ेगा। ये कि कंपटीशन इंटरनेशनली बहुत बढ़ता जा रहा है, उसकी 3 चीज़ों में क्या करना पड़ेगा जो हम बहुत पीछे हैं। एक तो R&D के ऊपर तवज्जो देनी पड़ेगी, इनोवेशन पे और ब्रांडिंग के ऊपर। ये तीनों चीज़ें पाकिस्तान के अंदर मिसिंग है। वो कोई भी शोबा हो, वो टेक्सटाइल हो या किसी चीज़ के अंदर भी हो, हम उसमें पीछे हैं इंटरनेशनली मार्केट में, इसलिए हम कम्पीट नहीं कर सकते। और दूसरी बात है कि जो हमारी जो चीज़ें हैं, एनर्जी कॉस्ट, दूसरी चीज़ें और इंपोर्ट के जो, खैर अब तो इश्यूज हल हो गए हैं इंपोर्ट के, पहले तो बड़े इश्यूज थे कि रॉ मटेरियल हमें इंपोर्ट करना पड़ता था एक्सपोर्ट के लिए, वो तो अल्लाह का शुक्र है मसला हल हो गया। मगर बात है हमें ये स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी एक्सपोर्ट के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। बात ये है कि आपका एक्सपोर्ट 31 बिलियन तक टच किया था आपका 2021 या 22 के अंदर, फिर उसके बाद ये डाउनफॉल की तरफ चला गया। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हुकूमत कोई भी हो, कोई भी आए, पॉलिसी नहीं बदलना चाहिए, पॉलिसी एक ही रहे। अगर वो एक्सपोर्ट बढ़ाने के ऊपर है तो उसको चेंज ना किया जाए, और ये कोई भी पॉलिसी हो 10 साल के ऊपर हो। हम लोग एडॉक बेसिस पे काम करते हैं, तो हमें ये अपना एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा अगर पाकिस्तान को ग्रो करना पड़ेगा। पाकिस्तान की एक ही मैं समझता हूँ जो है डॉलर के अगेंस्ट एक्सपोर्ट ही है। हम 80s से ही जो है डेफिसिट ही रहता है हमेशा डॉलर के अंदर। उसकी मेन वजह है कि हम चीज़ें मंगा लेते हैं डॉलर में ज़्यादा, और चीज़ जो बेचते हैं वो कम बेचते हैं। तो आप इंटरनेशनल मार्केट में इतना टफ कंपटीशन है, तो हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा। बदकिस्मती से जो इंडस्ट्री है, अपना जो तरीक़ेकार है उसको चेंज करना होगा, और प्रोफेशनली तरीके से काम करना पड़ेगा। जिस तरह हमारी फील्ड है फ्रूट एंड वेजिटेबल्स की मैं बात करूं और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट की बात करूं, अगर वर्ल्ड की सिर्फ फ्रेश फूड एंड वेजिटेबल की बात करूं तो 290 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट है वर्ल्ड, और हमारा शेयर उसमें 0.3% है हमारा। अगर इसके अंदर मैं वैल्यू एडेड पुट कर दूं तो ये 500 बिलियन से ज्यादा क्रॉस कर जाती है। तो हमारा तो शेयर इसमें ना होने के बराबर ही। तो हमें 2 चीजें, क्योंकि आज पूरे वर्ल्ड को जो सबसे बड़ा थ्रेट है जो मैं देख रहा हूँ, और मुझे बड़ा डर लग रहा है पाकिस्तान को भी उस जगह देख के, कि ग्लोबल वार्मिंग जो इम्पैक्ट पड़ रहा है और क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, पाकिस्तान पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है। तो यहाँ फूड सिक्योरिटी के जो मैं इश्यूज देख रहा हूँ, ये बढ़ते जा रहे हैं। ये 2013 से शुरू, आपको याद होगा जब सैलाब आया था, वो भी क्लाइमेट चेंज के ही एक था, और चीजें बढ़ती जा रही है। अब जो है ना बहुत स्पीड में आ गई। अब हमें ऐसी क्रॉप लगाना चाहिए, ऐसी चीजें करना चाहिए जो इस मौसम के ऊपर सर्वाइव करें। अभी देखें आपके पास प्याज महंगा हुआ है, टमाटर 100 रुपए का बिक रहा है, तो ये चीजें ये रहेगी और बढ़ती रहेंगी। तो हमने फूड सिक्योरिटी पे क्या सोचा है? बात है कि जब चीज सरप्लस होती है तो फिर एक्सपोर्ट होती है। आज पिछले साल हमने इस टाइम पे प्याज इंपोर्ट किया, पिछले साल हमने टोटल प्याज इंपोर्ट किया। हम तो एक्सपोर्ट करते हैं, मगर हमने इंपोर्ट किया पिछले साल। तो इस साल भी जो नज़र मुझे आ रहा है कि कहीं हम इंपोर्ट की तरफ ना जाएं, क्योंकि इस साल भी जो बारिशें और जो सैलाब आया था उस पर भी प्याज के ऊपर इम्पैक्ट आया। अब हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, हमें फ्रूट एंड वेजिटेबल की बास्केट को बढ़ानी पड़ेगी, वैल्यू एडेड पे काम करना पड़ेगा, और इंटरनेशनली जो कंपटीशन है उसको हमें कम्पीट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको, हुकूमत को खासकर अपने जो गैस, एनर्जी और दूसरी चीज़ों के जो टैरिफ है उसको देखना पड़ेगा। और दूसरी बात है कि जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको कोई बेनिफिट दिया जाए। एक्सपोर्टर वो हैं जो आपको डॉलर लेके आए, उनको इंसेंटिव दिया जाए, उनको चीज़ों को आगे बढ़ाएं। जिससे मैंने ब्रांडिंग की बात की, देखें ब्रांडिंग एक बड़ा मुश्किल काम है उस तरीके से कि उसमें अगर आप 100 मुल्कों के अंदर अपना ब्रांड रजिस्टर करते हैं तो ये 3 से 4 करोड़ से ऊपर लग जाता है। और ब्रांड रजिस्टर करना भी बड़ा जरूरी होता है, क्योंकि जब आप अपना ब्रांड रजिस्टर करता है तो कोई इसके ऊपर पे दूसरा नहीं आता। इसलिए कि मैं खुद कर रहा हूँ चीजें, इसलिए मुझे ये चीजें पता है
तो हुकूमत को इस ब्रांडिंग की तरफ भी तवज्जो दे कि किस तरीके से जो कंपनीज है उनको सब्सिडाइज करें कि अपने ब्रांड रजिस्टर करें। लेकिन जब आपका ब्रांड बनेगा ना तो फिर आपका एक मुल्क का नाम भी होता है। तो मुझे अगर हम इंटरनेशनली जाते हैं हम तो 3-4 ब्रांड सुनते हैं पाकिस्तान के। एक PIA था, वो तो खत्म हो गया। उसके अलावा अगर हम 2-4 नाम ही हैं जो पाकिस्तान के, जो मैं देखता हूँ इंटरनेशनली, जहाँ पे चेने भी है भी जो लोग कहते हैं, मगर हमारे पड़ोसी मुल्क के हजारों ब्रांड है जो एक पॉपुलर। एक आपको इमेज भी मुल्क का अच्छा करना पड़ेगा। जिस तरह भी हाल ही के अंदर अगस्त के अंदर जो एग्जीबिशन हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और टडैप ने अगस्त में, शायद आप अगर आए हो उधर, जो खासकर हॉर्टिकल्चर का था, एक बहुत अच्छा इवेंट रहा। बहुत अच्छा रिस्पांस भी आया उसके अंदर और उसमें काफी 50 मुल्कों से ज्यादा लोग आए। बात मतलब मसला कहाँ है अभी आज खड़े हमारे सेक्टर में, हमारे फ्रूट एंड वेजिटेबल की बास्केट बहुत छोटी है। अच्छा, ये फ्रूट का बिजनेस के अंदर अगर जब आप काम करते हैं तो उसमें एक लॉन्ग टर्म करना पड़ता है, इसलिए कि ये चीज अगर आज मैं करूंगा तो शायद कोई चीजों में मैं 2 साल में, कुछ चीजों में 4 साल में, कुछ चीजों में 5 साल में रिजल्ट आएगा, मगर हमें वो काम शुरू करना है। आज मैं आपको करंटली एक मिसाल दूं, फ्रूट एंड वेजिटेबल के अंदर सबसे बड़ी जो एक्सपोर्ट है वो कीनू की। पिछले साल से कीनू आपका डिक्लाइन होके 50% डिक्लाइन हो गया और आज कीनू की एक्सपोर्ट शुरू हो चुकी है। कीनू अगर आप लेके आते हैं फैक्ट्री के अंदर, अगर आप उसकी क्वालिटी वो करते हैं, चेक करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं पूरी, अगर मैं मिसाल दूं 100 kg तो 80 kg तो 90 kg तो वो B और C निकलता है। एक्सपोर्ट हमेशा एक कैटेगरी की जाती है। अब कीनू का भी जो बिजनेस है, जो 210 बिलियन की जो हमारी इंडस्ट्री है कीनू की, डिक्लाइन होकर आधी पे आ गई और 4.5 लाख लोगों को रोजगार था इसके अंदर। ये आपका सबसे बड़ी जो एक्सपोर्ट कीनू की आने वाले सालों में ये खत्म हो जाएगी। इसका क्या ऑल्टरनेट है? देखें, हमने हर हुकूमत आती है, एग्रीकल्चर में कोई तवज्जो नहीं करती। इस पे आपको लॉन्ग टर्म काम करना पड़ेगा। बात ये कि मैं ये 10 साल पहले से बात शुरू की कि जब कीनू को कुछ हुआ भी नहीं था, मैंने बोला इस वैरायटी के ऊपर पैरेलल वैरायटीज भी आना चाहिए। हमने कीनू पे ही फोकस किया, कीनू आया, खत्म हुआ, बहुत कुछ कीनू ने हमारा बड़ा पॉपुलर किया, मार्केटों में हम बहुत गए, बहुत रेवेन्यू किया, एक्सपोर्टर ने भी कमाया, ग्रोअर ने भी कमाया, मगर अनफॉर्चुनेटली हमने अपना जो विजन है और जो हुकूमत का है, खासकर पंजाब का, वो वहाँ डायरेक्शन में नहीं रहा। आज कीनू के इतने डिजीज हो गए कि वो इंडस्ट्री खत्म हो गई। आप पैरेलल इसके ऊपर वैरायटी के ऊपर काम किया जाए। अभी तक मेरी 5 से 6 मीटिंगें हो चुकी हैं केयर टेकर मिनिस्टर के साथ कि इसकी स्ट्रेटेजी बनाएं। ये टू लेट हो गया, तो उसमें फैसलाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी इन्वॉल्व है। तो ये हमारी मीटिंगें चल रही है, प्लान चल रहा है, मगर आज भी अगर हम ये शुरू करने लगे तो अगले 5 सालों के बाद इसका फल खाएंगे। मगर आपके पास इतना बड़ा गैप आ जाएगा के वो मुल्क में जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, मिसाल दूं ईरान के अंदर, आज वो एक एक्सपोर्टर बन गया। पाकिस्तान की सबसे बड़ी मार्केट ईरान होती थी आज से 10 साल पहले, आज वो एक बड़ा एक्सपोर्टर बन गया। उन्होंने तवज्जो दी अपने एग्रीकल्चर में, वो मंगाते थे, आज वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हम लोग किधर जा रहे हैं? हमारे डायरेक्शन क्या है? पाकिस्तान में कोई हुकूमत आए, ये जो आपकी फूड सिक्योरिटी के इशू है ना, जो पहले थे आप चल रहे थे, कोई इतने चैलेंजेस नहीं थे, मगर मैं आपको बता दूं आने वाले वक्तों में फूड सिक्योरिटी के इशू बढ़ेंगे। अगर हमने इसको एड्रेस नहीं किया, एक्सपोर्ट तो दूर की बात है, हम अपने मुल्क के अंदर फूड सिक्योरिटी देख रहे हैं, आप वीट की देख लें, चीजें देख रहे हैं, कहाँ महंगाई जा रही, क्या R&D कर रहे हैं, पानी हम जाया कर रहे हैं, हम ड्रिप इरिगेशन में नहीं है, तो हमें बड़ा कुछ करना पड़ेगा। हम सीरियस कब होंगे? हुकूमत कब ये करेगी? हुकूमत तो आती जाती मगर ब्यूरोक्रेट्स तो वही रहते हैं। हमें एक लॉन्ग टर्म चले, इस मुल्क को हम सब ओन करें। इस मुल्क ने हमें बड़ा कुछ दिया, या हमें और लोगों ने वो फैला दी कि जी पाकिस्तान से हम चले जाएं, यहाँ कुछ नहीं रखा। नहीं जी, पाकिस्तान एक गोल्ड माइन है। बदकिस्मती से यहाँ लीडरशिप हमें वो नहीं मिली जिससे हम फायदा उठा सकें। गोल्ड माइन को कोई नहीं छोड़ना चाहता, ये गोल्ड माइन, इस गोल्ड माइन में हमने रहना है। हमने कोई नेशनलिटी नहीं लेनी दूसरे मुल्क की, इसी मुल्क ने हमें दिया, इसी मुल्क में लगाएंगे, यहाँ ही हमने जीना मरना इधर ही, अपने बच्चों की भी यहाँ ही है, सब कुछ यहाँ। हम ऐसा जो एक माहौल फैलाया हुआ पूरे पाकिस्तान के अंदर, जी यहाँ कुछ भी नहीं रखा, चले जाएं पाकिस्तान में बहुत कुछ है। अगर आप दुनिया में देखें, इन्फ्लेशन आ चुका है, हर जगह हिट हुआ है, महंगाई हर जगह है। अभी मैं
3 महीने से सफर ही कर रहा था, सितंबर से लेकर नवंबर में। ऑस्ट्रेलिया गया हूँ अपनी प्रमोशन के लिए, उसके बाद मैं जर्मनी गया, फिर यूके गया, फिर मोरक्को गया, फिर दुबई गया। तो मैं यही देख रहा हूँ हर जगह जो है ना महंगाई, ये चीजें सिर्फ पाकिस्तान में नहीं आई, ये दुनिया भर में हिट हुई है। ये कोविड का जो साइड इफेक्ट आया ना वो अब आना शुरू हुआ है और ये बढ़ता जाएगा इंशाल्लाह। 2024 के आखिरी में और 25 के शुरू में ये इंशाल्लाह जो इन्फ्लेशन है वो नीचे की तरफ जाना शुरू होगा। और लेकिन यहाँ पर जो बात आपने की है वही सब, इसमें थोड़ा एक्सपोर्ट से हटकर भी आपसे बात करता हूँ, चूँकि इस शोबे पर आप महारत रखते हैं। बात यह है कि इन्फ्लेशन इस कदर बढ़ चुकी है और उसका डुअल इफ़ेक्ट इस वजह से आया है क्योंकि डॉलर की कदर में बड़ी तेज़ी से इजाफा हुआ है पिछले 2 सालों में, और डॉलर इतना ज़्यादा महंगा हो गया, बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर कमोडिटीज़ की कीमत उसी पर उसका तयन होता है। इसका मतलब आलू, प्याज हो या फिर जैसे आपने कहा कि कीनू, मैंडरिन हो, इन तमाम चीज़ों की कीमतें इंटरनेशनली डॉलर्स में कोट की जाती हैं। तो हम चाहें भी तो मुकामी तौर पर इनको सस्ता नहीं दे सकते। तो अवाम के लिए एक बहुत बड़ा क्राइसिस क्रिएट हो गया पाकिस्तान के अंदर कि वो अब अपना पेट भरने के लिए भी लोग परेशान हैं। क्या कहते हैं आप? देखिए जी, बात है कि चीज़ें महंगाई हो रही है। देखें आप ये भी देखें, जो किसान की जो इनपुट है वो भी महंगी हो गई है। जो वो खाद लेता है, जो वो स्प्रे करता है, जो ट्रांसपोर्ट करता है, लेकिन हर चीज़ महंगी हुई है ना। तो एक चीज़ तो महंगी नहीं हुई, इसलिए कि डॉलर से ही सब लिंक करती हैं चीज़ें। पेट्रोल भी करता है, डीजल भी उसी से करता है, जो अपने वहाँ जो पानी देता है वो भी जो उसमें भी डीजल लगता है। तो जितने फर्टिलाइजर सबकी प्राइस इंक्रीज हुई, इसलिए आपकी जो चीज़ें महंगाई हो रही है यही वजह है। डॉलर ही आपकी हर चीज़ रखता है। उसके बाद फिर एनर्जी के क्राइसिस भी है, तो वो भी बढ़े। मतलब इन 2 सालों के अंदर 75 साल का एक बस एक्सपीरियंस है पाकिस्तान की इकोनॉमी, एक चलते हुए डिक्लाइन की तरफ आई। 171, 178, 180 डॉलर था और 2 साल में कहां से कहां पहुंच गए। तो बात ये कि ये तो हमारी हुकूमत जो बैठे हुए हैं उनको ये इस बात को समझना चाहिए कि हमने कहां लाके पाकिस्तान को खड़ा कर दिया, और हमें अब सीरियस हो जाए, हम इस बुरहान से निकालेंगे इंशाल्लाह पाकिस्तान को। हमारी जो एडवाइजरी जो कमेटी बन चुकी है, मुझे उम्मीद है कि इसके अंदर अच्छे डिसीजन होंगे। अच्छे लोगों को लिया गया है, जितने भी मैंने नाम पढ़े सब मेरिट के लोग हैं और सब अपनी फील्ड के मैं कहूँगा चैंपियन है। और मुझे उम्मीद है इससे हम आगे अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाएंगे। हमने पहले भी बढ़ाई है और आगे भी बढ़ाएंगे। हम कभी मायूस नहीं होंगे इंशाल्लाह ताला। मायूसी एक कुफर है मैं कहूँगा। हमें खड़ा होना ये इस मुल्क के, फिर हमें स्टैंड करना पड़ेगा। ठीक है, आगे जो भी हुकूमत आए फरवरी या मार्च में, मेरी फिर ये दरख्वास्त है आने वाली हुकूमत कोई भी हो कि ये पॉलिसी लॉन्ग टर्म लेके चले। कोई चीज शॉर्ट टर्म में मुल्क नहीं चलते। यही हमारा 75 साल का अलमिया है कि हमने किसी चीज को लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं बनाई। यहाँ जो आता है उसको बदल देता है, क्योंकि वो कर रहा था तो मैं क्यों करूं। भाई पाकिस्तान को अगर बेनिफिट होता है तो वो कर रहा था या नहीं कर रहा था। हमें ये देखना चाहिए मुल्क का फायदा किधर है, अपने फायदे को ना देखें। जिस दिन हमने मुल्क का फायदा देख लिया, जो भी पॉलिटिकल पार्टी आए, जिस दिन मुल्क को उन्होंने ऑन कर लिया और चीजों को डायरेक्शन सही किया, ये मुल्क जिस तरह 2 सालों में इतना डाउन हुआ तो 1 साल में खड़ा भी हो जाएगा इंशाल्लाह। जी, बड़ा अहम नुक्ता यहाँ पर आ गया। अब हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब डॉक्टर शुजात मुबारक साहब, जो कि मुल्क के मारूफ मईशतदान हैं, और उनके साथ हम बात करेंगे जनाब वाला इस मौजू के ऊपर के बूस्टिंग एक्सपोर्ट्स के ऊपर अब तवज्जो आई। डॉक्टर शुजात मुबारक साहब, मैं जहन में सोच रहा था कि इंपोर्ट कर्टेलमेंट करके हम इसे अचीवमेंट शो कर रहे हैं कि हमने इंपोर्ट पे कतगन या पाबंदी लगा दी, लेकिन दरअसल तो एक्सपोर्ट में अगर बेहतरी ला के दिखाओ तो मज़ा है, क्योंकि अंधेरा कर देना तो आसान है, रोशनी करना मुश्किल है। हमारे मुल्क में हम अंधेरा करके खुश हो रहे हैं कि हमने अंधेरा कर लिया, लेकिन अब पहली दफ़ा हुकूमत इस पर तवज्जो भी दे रही है। तो खुशी की बात है कि एक्सपोर्ट बूस्ट करने के मुतल्लिक भी कमेटियों का क़याम भी कर रही है और कोशिश भी कर रही है। तो इसके बारे में थोड़ी सी हमें रोशनी डालें कि एक्सपोर्ट बूस्ट करना कितना अहम है, और दूसरी बात यह कि एक्सपोर्ट बूस्ट करने के लिए क्या कैपेसिटी बिल्डिंग कर रखी है। थैंक यू वेरी मच अली भाई। सबसे पहले तो मुझे ये बड़ी खुशी हुई ये सुन के कि गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट एडवाइजरी कमेटी भी बना दी है और एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने सीरियस एफर्ट्स शुरू कर दिए हैं, क्योंकि माजी में हम यही देखने में आया कि हम ज़्यादातर इंपोर्ट को कर्टेल करने में लगे होते हैं। तो मेरा ख्याल है पहली बात तो ये कि ये एक अच्छी एफर्ट है, लेकिन
क्या इस एक्सपोर्ट एडवाइजरी कमेटी का हाल वो इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी वाला होगा जो कि पिछले कई सालों से बनती हुई आ रही है और अभी एक नई कमेटी बन गई है, या फिर ये कोई अच्छा या फाल किरदार अदा कर सकेगी? ये एक सवालिया निशान है आपके लिए भी और आपके सुनने वालों के लिए भी। अब मैं आता हूँ एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की तरफ कि क्या गवर्नमेंट का पहले इकदाम सही था जो कि फोकस कर रहे थे इंपोर्ट को कर्टेल करने के लिए, अभी गवर्नमेंट सही कर रही है? देखिए अली भाई, अगर मौजूदा इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को देखें, मौजूदा इकोनॉमिक ट्रेजेक्टरी को देखें, तो कोई भी मुल्क एक किसी सिमत में नहीं जाएगा। कोई भी मुल्क सिर्फ ये नहीं करेगा कि वो अपने इंपोर्ट को कर्टेल करे, आपको बैलेंस करके चलना होगा। यहाँ पे आपको इंपोर्ट कर्टेल करनी है, वहां पे आपको एक्सपोर्ट भी बढ़ानी होगी। और ये बात हकीकत है कि जो मौजूदा जो मुआशी निज़ाम है, इस मुआशी निज़ाम में जब तक आप अपनी एक्सपोर्ट को नहीं बढ़ा सकते, उस वक्त तक आप इस निज़ाम में नहीं चल सकते, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आप सारी चीज़ें प्रोड्यूस नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग, मैं बहुत सारी जगहों पे सुनता हूँ कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाना चाहिए। बिल्कुल जाना चाहिए, लेकिन जब तक आप अपनी एक्सपोर्ट को नहीं बढ़ाएंगे, उस वक्त तक आप बहुत सारी चीज़ें जो अपने मुल्क में नहीं बना सकते, आप उनको इंपोर्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, आपकी बहुत सारी ड्रग्स ऐसी हैं, आपकी बहुत सारी मशीनरीज ऐसी हैं, आपकी और बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो आप अपने मुल्क में बनाएंगे तो उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगी। तो इस हवाले से एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ इज ऑब्वियसली ये बहुत अहम एक गवर्नमेंट ने कदम उठाया। लेकिन एक और, मैं अगर मुझे आप इजाज़त दें तो मैं इसमें नुक्ता ऐड कर दूँ कि अभी जो आपके मोअज़्ज़ज़ मेहमान फरमा रहे थे कि जो चीज़ें बेहतर होने जा रही हैं अगले 1-2 साल में, तो मैं बहुत ही मुअद्दबाना तरीके से उनसे कम्प्लीटली डिसएग्री करता हूँ। जो मौजूदा इकोनॉमिक ट्रेजेक्टरी है, जो मौजूदा इकोनॉमिक डायरेक्शन जो नज़र आ रही है, उससे यही लगता है कि अगले चंद महीनों में बिलखुसूस और अगले जो नेक्स्ट ईयर है उसमें इन्फ्लेशन पाकिस्तान में मजीद बढ़ेगा। पाकिस्तान की शायद किसी हद तक आपका करंट अकाउंट डेफिसिट कर्टेल हो जाए, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि इन्फ्लेशन आपका बढ़ेगा और अनएम्प्लॉयमेंट मजीद बढ़ेगी। तो वो जो स्टेगफ्लेशन की सिचुएशन है वो मजीद आपकी इकोनॉमी में आएगी। अगर आप मुझे आगे मौका देंगे तो मैं एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों ऐसा हो सकता है। नहीं, मैं तो आपको भरपूर मौका दे रहा हूं कि आप एक्सप्लेन करें। उसकी वजह यह है कि जैसे आपने भी कहा कि जो मेन स्ट्रीम के अंदर इस वक्त राग चल रहा है या बज रहा है, वो तो रियलिटी नहीं है। रियलिटी तो ये है कि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के अंदर इतनी ज़्यादा कोई बेहतरी नहीं आई कि वो स्टॉक एक्सचेंज की भी इतनी फिनोमिनल ग्रोथ को कॉम्प्लीमेंट कर सके, और ना ही कोई ऐसी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के अंदर बेहतरी आई है जो पॉइंट कर रही है कि हमारे एक्सपोर्ट्स के अंदर बड़ी जल्दी इजाफा हो जाएगा। क्योंकि हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस तो मैंने नहीं देखा कि कम हो रही है, जिसके माने ये है कि हमारी कंपेटिटिवनेस भी एक्सपोर्ट्स के अंदर इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं रहेगी। तो डेफिनेटली इंडिकेटर्स आर नॉट फेवरिंग व्हाट इज गोइंग ऑन हियर एंड इन द फ्यूचर ऑल्सो। क्या कहते हैं आप? देखिए अली भाई, ये बिल्कुल आपने एक बड़ा अहम नुक्ता, मैं भी इनफैक्ट इसी बात को मेंशन करने वाला था। अगर आप देखें तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इस तरह से शूट अप कर रही है, ऐसे वो उसके अंदर ट्रेडिंग का और जो इंडेक्स इस तरह से बढ़ रहा है जैसे कोई पता नहीं हमारी इकोनॉमी में पता नहीं कहाँ से कितने बिलियन ऑफ डॉलर्स इंजेक्ट हो गए। तो मुझे क्या, एक आम आदमी को भी लगता है कि देयर इज अ कंप्लीट डिवोर्स फ्रॉम द रियलिटी। जो स्टॉक एक्सचेंज की परफॉर्मेंस बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट है फ्रॉम व्हाटएवर द पाकिस्तान इकोनॉमिक सिचुएशन इन रियलिटी इज। तो एक बात तो ये कंफर्म होगी। अब मैं जो आप अर्ज कर रहा हूँ कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि अगले साल यानी कि 2024 में भी पाकिस्तान की इकोनॉमी खातिर नहीं परफॉर्म कर पाएगी, उसकी चंद वजूहत हैं। देखिए, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट की आप ब्रेकअप को ले लें। पाकिस्तान की मेजर एक्सपोर्ट्स हैं आपका टेक्सटाइल सेक्टर, आपका फूड सेक्टर, किसी हद तक आप लेदर को एक्सपोर्ट करते हैं, कुछ आपकी आईटी सेक्टर से एक्सपोर्ट्स आती हैं, कुछ आपकी फूड के अंदर मैं प्रोसेस्ड और अनप्रोसेस्ड वो सारी चीज़ें उसके अंदर शामिल कर रहा हूँ, जिसमें आपकी एग्रीकल्चर फूड भी है, राइस वगैरह भी शामिल है। अब हम ये देखते हैं कि इन एक्सपोर्टेबल प्रोड्यूस में या इन पर्टिकुलर सेक्टर में जो मेजर हमारे एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूटिंग सेक्टर्स हैं, अगले साल कितना इजाफा हो सकता है उनके आउटपुट में। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की अपनी रिपोर्ट्स ये बता रही हैं, कोई भी शख्स कभी भी आप ऑनलाइन आप उनको एक्सेस करके देख सकते हैं कि ये जितने भी सेक्टर हैं इनमें कोई खातिर का इजाफा नहीं हो रहा, बल्कि पाकिस्तान के बिलखुसूस आपके एग्रीकल्चर सेक्टर में
की प्रोडक्टिविटी कम हुई है, उसकी आउटपुट्स कम हुई है। इसी तरह से पाकिस्तान के टेक्सटाइल्स को देखें तो टेक्सटाइल सेक्टर में भी एक स्टैग्नेंट ग्रोथ है। आप खुद बहुत सारे टेक्सटाइल ओनर से, टेक्सटाइल मालिकान से आप उनके इंटरव्यूज करते हैं, आपको पता है कि उनकी क्या मसाइल है और वो कह रहे हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बारे में भी, लेवल प्लेइंग फील्ड के बारे में भी। वो तो देखें शुजात साहब, ये तो ऑब्वियस है कि मैनीफोल्ड तो एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ पाएंगी, और इसके लिए मैं यही चाहूंगा कि आप स्टूडियो भी तशरीफ लाएं, तो आगे आने वाले दिनों के अंदर आपको दोबारा से मदऊ करूंगा और बिलखुसूस इसके बारे में ही बात करूंगा कि अभी जो हमारा ट्रेड गैप यानी ट्रेड डेफिसिट जो क्रिएट हो गया है और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स के दरमियान जो फर्क वो इतना ज्यादा बड़ा है इन बोथ इन नंबर्स ऑल्सो एंड अदरवाइज ऑल्सो, कि उसको कवर करना बहुत मुश्किल होगा इतनी जल्दी। इट विल बी अ वेरी लॉन्ग टर्म प्रोसेस। खैर, मैं ख्वाहिश करूंगा कि आगे आने वाले दिनों के अंदर आप शो पर जरूर तशरीफ लाएं। वी वेट फॉर योर मैसेजेस नाजरीन ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।